नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूं आपके सामने आपके अपने परिवार नंदिनी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका आज करवाने वाला हूं पहलगाम हमला और इंडस समझौता के बारे में ए टू जेड। थोड़ी लेट आया है वीडियो, लेकिन पूरा ए टू जेड विश्लेषण करके हम लेकर आए हैं। आपने मीडिया न्यूज़ और अन्य बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन शायद इतना डिटेल में कहीं और नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए करते हैं बिना समझ आया करे आज की इस घटना की शुरुआत, जो कि कहते हैं ना कि जिनको सामने से वार करने का, सामने से लड़ने का हौसला नहीं हो, जो कि कुत्ते के पिल्ले ही होते हैं एक तरीके से, ये मानिए आप, जो पीछे से पीठ पर वार करते हैं वही हैं, या जिनके पास हथियार नहीं होते उनको निशाना बनाते हैं। उन्हीं की आज हम बात करने जा रहे हैं, उन निकम्मों की, उन बदमाशों की। सबसे पहले हम देखेंगे, आप ये देख ही पा रहे हैं पूरी घटना जो आप सभी मीडिया में ए टू जेड देख रहे हैं, जो कि 16 हमारे जो पर्यटक हैं जम्मू कश्मीर में गए थे पहलगाम में, वहाँ पर अमानवीय तरीके से धार्मिक आधार पर कहीं ना कहीं वहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया। और इसमें जिस घटना को अंजाम दिया गया, इसमें और कोई नहीं, हमारा पड़ोसी नल्ला का ही हस्तक्षेप है। नल्ला बोले तो जिसका कुछ नहीं, खत्म, कुछ नहीं है उसका। नल्ला का मतलब मैं ये कहूँगा कुछ कर ही नहीं सकता। हमारी अगर आम भाषा में, ग्रामीण भाषा में अगर बात करें तो नल्ला किसे कहते हैं? जिसका कोई वजूद नहीं, जो कुछ कर नहीं सकता। तो वो क्या करता है? दूसरों को खड़ा करता है और पीठ पीछे वार करवाता है। देख लिया कि वहाँ पर भारतीय सेनाएं नहीं है, भारतीय सेनाएं समय पर नहीं पहुँच पाएगी, समय लगेगा। उस जगह को टारगेट किया गया। वहाँ पर पर्यटक थे, बेचारे गए थे घूमने। अगर उनको पता होता कि यहाँ इस तरह की हरकत करने वाले लोग हैं तो वे भी तैयार होकर जाते तुम्हें नस्ते नाबूद करने के लिए। वह भी तुम्हारी पिटाई कर सकते थे, लेकिन वह तुम्हें पीटने नहीं, वह तो अपना इंजॉय करने गए थे कि भैया चलते हैं थोड़ा इंजॉय करके आते हैं। लेकिन तुम लोगों ने, जो कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम सामने से वार कर सको, तो तुम पीठ पर, जिनके पास हथियार नहीं, जिनको पहले से आगा नहीं, और जा कर के करते हो। खुल के चुनौती दी गई है हमारी तरफ से, हो अगर दम तो बचा लो उनको। क्यों उनको इस तरीके से तुम सेनाओं के बीच में चपड़ के बैठे हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर के अंदर आके मार सकते हैं, वह हौसला है इन भारतीयों में, तो तुम्हें बच के चलना पड़ रहा है, बच के कदम रखना पड़ रहा है तुम्हें। ये तुम्हें अब पता चल चुका शायद, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया अब क्या करें। तुमने चाहा था कि जम्मू कश्मीर, जो कि अब स्थिर स्टेट बन रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अब आतंकवादी घटनाओं से बाहर निकल रहा है, जम्मू कश्मीर का नागरिक अब आतंकवादियों का सहयोग नहीं दे रहा है, बल्कि वह भारत सरकार और अपना खुद का आगे बढ़ते हुए विकास को देख रहा है, अपने पर्यटन को आकर्षक कर रहा है। धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ रहा है। जहां आपके आतंकी घटनाओं के कारण वो 5 से 6 हज़ार रुपये महीना कमाता था आपके साथ जुड़ करके, आज वह 40-40, 50-50 हज़ार रुपये महीने का कमा रहा है, तो वह खुशहाल होता दिखाई दे रहा है। तुम्हारी नाक में दम करने लग गया, तुमसे देखा नहीं गया कि भैया जम्मू कश्मीर, जो कि भारत के पास है जो वाला भाग, उसमें तो इतनी उन्नति, और जो पीओके वाला हिस्सा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ पर वहाँ पर जो दशा है कुछ ऐसी है कि देखने लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको रास नहीं आ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो भविष्य में कि पीओके खुद कह दे कि हम भारत में शामिल हो जाएं, वहाँ की जनता विरोध कर दे। तुम्हें रास नहीं आई, वहाँ से चल रहा तुम्हारा अपना, जो तुमसे अपना खुद का देखा नहीं जा रहा था अंदर का, यानी कि आपके अंदर जो ट्रेन हाईजैक हो जाना, अंदर की घटना तुमसे सही नहीं जा रही थी, तुमने भारत में आकर के अशांति करना प्लान किया, क्योंकि हमारा पड़ोसी सुख से कैसे रह सकता है। खैर, तुम्हारी धारणा यह है, लेकिन हमारी धारणा फिर भी ये रहती है कि तुमने तो किया, हम हमेशा तुम्हारे यहाँ पर भी शांति की बात करते हैं, लेकिन इस बार तुम्हें छोड़ेंगे तो नहीं, यह तय है। जैसा कि भारतीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही एक भविष्यवाणी मतलब कर दी है, अपने भाषण में कहा है, आपकी कल्पनाओं से बड़ी सजा दी जाएगी। आपको पता है जब जब आपने घटना को अंजाम दिया तब तब आपके ऊपर अटैक हुआ है, तो आप सचेत हैं।
पहले आर्मी, फिर एयरबेस, अब लग रहा है कि नेवी अटैक करेगी। लेकिन तुम्हारी सोच से परे हो सकता है तीनों ही तरह से अटैक हो जाए। क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। जन्म देते चले जाओगे, फट से अंडे निकलते चले जाओगे, जो तुम्हारा पेट के अंदर पनप रहे ना वो सब बाहर निकलते चले जाएंगे। खैर, इन सारी बात तो हमने कल भी डिस्कशन किया, कल भी जाना था। आज हम पढ़ रहे हैं शिमला के बारे में, कल पढ़ा, आज हम पूरा इसके बारे में विश्लेषण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या कैसे घटना हुई। ये जो पूरी घटना पाकिस्तान के द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा जो तैयार किए गए आतंकी संगठन है, उन संगठनों के कुछ अनुयायी जो उसको फॉलो करने वाले हैं वे भारत आते हैं और भारत में ऐसे जगह लेते हैं। इसमें ऐसा भी लगता है, जैसे बहुत सारे कह भी रहे, मान्यता भी है और एक स्वाभाविक है कि इतना बड़ी घटना को बिना स्थानीय सहयोग से अंजाम देना मुमकिन नहीं था। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो स्थानीय वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें उन स्थानीय जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो सजा देना ही है। लेकिन एक बात और याद रखनी, हमें पर्यटन को कम नहीं करना है, पर्यटन को और 4 गुना कर देना है, ताकि पाकिस्तान जो तू चाहता था उसका अपोजिट तुझे देखने को मिले। रीज़न यह है, वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन ना आए, जम्मू कश्मीर में अन्य भारतीय ना आए, जबकि ऐसा जम्मू कश्मीर के नागरिक अब नहीं चाहते हैं। अब उनको पता चल गया है कि भारतीय हम सबको भारतीय मानते हैं। अब वह भी अपने आप को भारतीय कहने में गर्व महसूस करने लग गए। तो वैसे में वहाँ पर जब शांति बहाल हो रही थी, वहाँ पर राष्ट्रीय भावना की चेतनाएं हो रही थी। और कहते हैं ना कि हमने 5-6 सालों में जब पौधा को बोते हैं, पानी इसमें सींचना प्रारंभ करते हो, धीरे धीरे फल देना प्रारंभ करता है। और वैसे ही जब फल देने के लायक फल बनता है, पौधा बनता है, कब फल देगा। अब मान लीजिए आम का पौधा है, अब आम आने वाले थे कि उसमें मोड़ आ चुके थे, आम पकने मतलब आम आने वाला था, और उसी समय पेड़ की जो जड़ें हैं वो काट दी जाती है, तो क्या होगा, पेड़ सूख जाएगा, फल नहीं दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं वही अंजाम देना चाहा पाकिस्तान के इन आतंकियों ने कि भैया जी जम्मू कश्मीर शांत कैसे हो सकता है, जम्मू कश्मीर में अगर उन्नति हो गई तो फिर हमारे जो ये आतंकी वगैरह है इनका सहयोग कौन करेगा, इनका घर कैसे चलेगा, इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। अब नल्लो, तुमसे अगर नहीं चलता भीख मांग के कटोरा लेना आ जाओ इंडिया के पास, कटोरा में भर भर के खिला देगा तुम्हें। इतना पड़ा, यहाँ पर चूहे भी ज्यादा खाते हैं तुमसे, तुम्हें खिलाने के लिए इतना पड़ा हमारे पास कि तुम्हें दे सकते हैं। भीख तो मांग के देखो एक बार। लेकिन ये घटनाएं अंजाम देने से पहले सोच तो लेते कि एक बार भीख ही मांग लें, भिखारी की तरह भीख मिल जाएगी। दुनिया में कटोरा लेकर भटक रहे हो, दुनिया से मांग ही रहे हो ना। एक बार तुम जो तुम्हारे आतंकी संगठन इन सभी को अगर तुम अंजाम देने से पहले कह देते कि हमें रोजी रोटी के लिए, हमें सिर्फ खाने के लिए एक टाइम का खाना दे दीजिए, हम ये घटनाएं नहीं देंगे अंजाम, भारत तुम्हें भर के खिला सकता है, इतना हमारे पास है। लेकिन अब तुमने छेड़ा है तो अब तो तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने गलत माध्यम चुन लिया। अगर तुम शांति से चाहते ना, तुम्हें हर चीज मिलती, पानी मिल रहा था, सब कुछ तो तुम्हें मिल रहा था। और जितने के लिए तुम तरसते हो ना, उतना तो यहाँ हम यूं ही फेंक देते हैं। इतना वेस्ट होता है कि तुम्हारे यहाँ लोग उतने के लिए तरसते हैं। दैट इज इंडिया, ये है भारत। 1947 में अलग जब हुए थे, दोनों की स्थितियां एक समान थी, समरूप थी, लेकिन तुमने अपने आप को नस्ते नाबूद करते चले गए, पूरे विश्व में खिल्ली उड़ाने वाला कटोरा भीख मरा देश बनते चला गया। और देखिए एक तरफ हमारा गर्व से कहते हैं हम है इंडियन, क्योंकि हमने एक स्तंभ खड़ा कर रखा है, वह स्तंभ में हमारा भारत का झंडा, तिरंगा, जिसकी इकोनॉमी निरंतर ऊपर चल रही है। उसके जो रंग बिरंगे ये कलर जो दिखाई देता है आपको तिरंगे में, ये कलर एक से नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है हम चारों तरफ से सभी तरह से काम करने को हैं, लेकिन आतंकी घटनाओं कभी अंजाम नहीं देते, किसी को परेशान नहीं करते। तुमने चाहा था कि हम इनको लड़ाएंगे, हम इनको धर्म आधार पर मारेंगे तो इनके अंदर फूट डलेगी, और ये जम्मू कश्मीर के जो मुस्लिम हैं कम्युनिटी, उनको हम भला बुरा वगैरह कहेंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हिंदू हैं वे इनके ऊपर अटैक करेगा, ऐसा करेगा। लेकिन तुम कहाँ समझ पाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो है ही नहीं कि ये भारत है, यहाँ पर सभी को समान रूप से देखा जाता है। ये भारत का हिंदू सनातन है, इनके अंदर वो सहनशीलता है कि ये घटना किसने अंजाम दी उसको मारा जाए, निर्दोष को नहीं मारा जाए। कभी अगर अभी तक ये घटना आपके पाकिस्तान में हुआ होता ना,
तो वहां पर ना जाने क्या हो चुका होता हिंदुओं का। लेकिन यहां देखिए आप, अभी तक भी सपोर्ट किस बात का है? सपोर्ट इस बात का है कि जिसने अंजाम दिया है उसको नस्ते नाबूद किया जाए, उसको नहीं जो कि निर्दोष है। यानी कि हम मानवता के साथ चलने वाले हैं। हम मानते हैं सभी अपने अपने धर्म को लेकर के चलते हैं, सभी एक दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं। तुम्हारी तरह कुत्ते की पूंछ की टेढ़ी की तरह नहीं रहते हैं कि भैया दृढ़ संकल्प होकर रहेंगे, ऐसा नहीं करते। तो इन सारी बातों को डिटेल से जानेंगे, कैसे कैसे अंजाम दिया इन्होंने, ये पूरी जो मैं कहानी बताई है इसको पूरा एक विश्लेषण करेंगे विथ डिटेल। तो चलिए जानते हैं अब इनका पूरा विश्लेषण। आप सभी ने वैसे तो पढ़ा ही होगा, ये हमारे आप सभी जानते हैं इन दोनों जो हमारे सनातन धर्म के कहीं ना कहीं इनको आगे लेने के लिए प्रवर्तक के रूप में काम करते हैं, इनका प्रचार प्रसार करते हैं ये लोग, उनमें से हैं ये। और इन्होंने कहा है बागेश्वर बाबा जी ने कि हिंदुस्तान में अगर हिंदू खतरे में है तो फिर कहाँ हम रहेंगे। कहते हो तुम जो लोग बाग बहुत सारे कि इंडिया में मुसलमान जो हैं खतरे में हैं, कहाँ से हैं? हिंदुस्तान के उन सनातनियों को जरा देखिए, आप समझिए, उनकी संवेदनाएं देखिए कि इतनी बड़ी घटना, कम से कम इतने सारे मोटे मोटे तौर पर 25 से 30 मोटे मोटे तौर पर हिंदुओं को एक तरफा धार्मिक आधार पर मार दिया गया, उनको अंजाम दिया गया, इतनी बड़ी घटना होती है। फिर भी अगर उस देश में आंदोलन नहीं होता है, फिर भी उस देश में किसी प्रकार का कोई गतिरोध, कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होता है, कानून व्यवस्था बरकरार चल रही है, किसी तरीके की कोई घटना नहीं हो रही है इतने दिन होने के बावजूद, तो ये कहलाता है हमारा सनातन धर्म की गर्व होना। इसलिए तो हमें महसूस होता है कि हम इंडियन हैं, हमारे अंदर एक तो कॉमन है कि जब बात भारत की होगी तब कोई हमारे सामने ना धर्म के आधार पर हमें डिवाइड कर सकता है, ना संगठन, ना किसी आधार पर। हम सब एक हैं। क्या है? एक हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे हम सिखा के रहेंगे, तू बेटा है ना, तुझे सिखाना पड़ेगा लाठियों से ही। तो ये इन्होंने कहा था, उनका वक्तव्य है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अगर खतरे में है तो फिर और कहाँ सेफ होगा विश्व में, और कहाँ हो सकता है? क्योंकि हिंदुस्तान, इंडिया एकमात्र ऐसा देश माना जाता है कि जहाँ हिंदू बहुल हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और वहाँ पर भी अगर हिंदुओं की हत्या हो जा रही तो मुस्लिम बहुल जो देश है वहाँ पर क्या दशा होगी हिंदुओं की? जरा सोचिए, ऐसे में क्या इनका वक्तव्य जो है वो कहाँ तक चरितार्थ होता है? आप भी अपने विचार से बताइएगा कि क्या होना चाहिए। देखिए, पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ, उस स्थान का पता होना चाहिए। क्या प्रभाव हुआ और क्या परिणाम मिलने वाला है। बेसरण मिंडोज नामक क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, उसमें एक गांव है पहलगाम, जो कि आप सभी ने पहले कभी सुना होगा, क्योंकि ये हमारे भारत का एक स्विट्जरलैंड है, एक तरीके से स्विट्जरलैंड कहा जाता है इसको। तो आपने सुना तो होगा इसे थोड़ा बहुत, अगर नहीं सुना तो आज सुन लीजिए, सुन ही रहे होंगे अभी तो। वहाँ पर एक आतंकी घटना, एक निर्मम तरीके से 26 लोगों की मौत की जाती है, जो कि कई और साथ में बहुत सारे घायल भी होते हैं। और ये जो घटना को अंजाम दिया है, उस घटना को अंजाम देने वाला TRF एक आतंकी संगठन है, द रेसिडेंस फ्रंट जो है, इसने जिम्मेदारी ली कि यह घटना हमने अंजाम दी। अब बिल के वहाँ 4 दीवारों में छुप करके बैठ के बोल रहे हो, जिम्मेदारी ले रहे हो, मैंने आतंकी घटना का अंजाम दिया। अगर तुझ में इतना दम है तो आमने सामने आ, अगर तू घुटने तो क्या, तू पृथ्वी में इस जमीन पे तेरा एक छोटा सा किल भी नहीं बचेगा, तेरे इस शरीर की एक छोटी सी स्किन, चमड़ी भी नहीं बच पाएगी, यह हालत हो जाएगी तेरी। बाहर तो निकल, क्यों चुप करके बैठा? ये भी तो सोच जरा, इतनी बड़ी घटना को तो अंजाम देने का अपने सर पर ताज साजे बैठा है, जरा अंजाम क्या होगा इसके लिए भी अब तो तैयार रहिएगा। ये जरूर है, भारत की तरफ से एक रणनीति हमेशा रही है, थोड़ा ठंडा करने के बाद अटैक करना। खाना जब खाते हैं हम गरम गरम खाएंगे तो हमारा मुंह जल जाएगा, जिवा जल जाएगी, हमें इसलिए गरम नहीं, फूंक दे करके ठंडा करके फिर क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। वैसे ही चिंता मत करो, आपके लिए पहले तो आपको सभी तरह से मरोड़ा जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है, फिर आपके ऊपर होगा सैन्य अटैक।
चिंता मत करो, अभी तो बाकी सारी तैयारियां की तरफ हैं, इस बार छोड़ा नहीं जाएगा तुम्हें। इस हमले ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, वहां का पर्यटन और सांप्रदायिक सौहार्द को जो है उसे गंभीर रूप से चिंताजनक उत्पन्न कर दी है। मैं अगर एक शब्द में कहूं तो जो जम्मू कश्मीर है उसकी अर्थव्यवस्था जो पटरी पर आ रही थी धीरे धीरे और अब निरंतर रिकॉर्ड तोड़ रहा था पर्यटन, लगातार मतलब सालों दर साल पर्यटन 2019 के बाद इस तरीके से बढ़ रहा था कि पूरा जम्मू कश्मीर की जो छोटे छोटे गांव है, झोपड़ियां थी, उनकी भी मकान बनाए, उनने अपने घर को भी किराए पे देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि होटलें इतनी भरी थी कि वहाँ रूम ही नहीं मिल पा रहे थे, इतना पर्यटन। मतलब जो गांव है, दूर दराज का गांव, वहाँ पर कौन रेंट पे रहता है, लेकिन उनको वहाँ भी रेंट पर अपना घर रेंट पे देने का अवसर मिल रहा, अपने घर के 1-2 रूम रेंट पर दे दिया, गेस्ट स्वरूप दिया और उन्होंने रेंट दिया। सोचे उनकी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी पटरी पर चल रही, घर बैठे अगर कोई आके पैसा दे के जा रहा है तो किसको बुरा लगेगा, उनको भी अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे आतंकी जो लोग थे उनके साथ में जो उनके बच्चे जाते थे आतंकियों के इसमें झुंड में, उनके साथ जाना बंद हो गया। आतंकियों को उनकी रोजी रोटी छूटती देखने लगी। तब उनको पता चला कि भैया जम्मू कश्मीर को भारत ने बदल दिया है, यह भारत है, कुछ भी कर सकता है, रोकना होगा, अन्यथा हमारे लिए ये चैलेंज बन जाएगा। तब जाकर कैसा हुआ, हमले का विवरण भारत में, ये जो हमला का विवरण जो दिया इन्होंने, भारत में हाल ही में भयानक आतंकी हमले का शिकार हुआ है, आप सभी को पता है, जो कि हमारा भारत का मिनी स्विट्जरलैंड एक तरीके से जिसे कहते हैं हम, पहलगाम के बेसरण मीडोज में हुआ है। और ये हमला ऐसी जगह किया गया, याद रखिएगा, जहाँ हमारे सैन्य या जो भी हमारे जो वहाँ पर जो संसाधन है उनका सही से वहाँ पहुँच नहीं था, मतलब पैदल जाना पड़ेगा, ऊँट के माध्यम से ऐसे जाना पड़ता था, मतलब आप अपनी बाइक वगैरह ऐसे संसाधनों से नहीं जा सकते हो, ऐसी जगह अंजाम दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये और कहीं अंजाम देते तो इनको हो सकता था कि वहीं इनके खुद की डेथ हो जाए, क्योंकि है तो नल्ले ना, इनके औकात तो है नहीं कि आमने सामने से वार कर सके। नल्ले किसको कहते हैं, जिसके पास कुछ है ही नहीं करने का, तो पेट पीछे वार करेगा, वो है तो वही ना लोग, तो हरकत वहीं करेंगे, तो वही हरकत इन्होंने की, वही स्थान चुना। इस हमले में लगभग 26 निर्दोष नागरिकों की मौत हुई, जो कि बहुत ही मतलब क्या कहे अमानवीय है। इसलिए मैं देखो हमारी तरफ से तत्काल वीडियो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि हम खुद सदमे में इस बात को लेकर, पूरा नंदनी आईएएस की टीम, कि भैया उन लोगों की क्या गलती थी, वो गए थे बेचारा पर्यटन पे घूमने गए थे, तो अगर इन लोगों को रास नहीं आ रहा था तो एक बार भारतीय सेना से आमना सामना ही कर लेते, पता चल जाता किस तरीके से रास तुम्हें आता है, या फिर अगर तुम्हें करना ही था तो वहां आकर के लड़ते जहां आमने सामने करने वाले लोग, या फिर तुम पहले सूचना करते हम बड़ा अंजाम दे के रहेंगे, हम भी तैयार होते तुम्हें पिटने के लिए। जैसे हम खुल के बोल रहे हैं, हर एक भारतीय बोल रहा है कि तुम्हारा रिजल्ट बहुत खतरनाक परिणाम तुम्हें मिलने वाला है, हो तो बचा सको तो बचाओ, तुम्हें खुल के चेतावनी पर्याप्त समय भी दे रहे हैं। क्यों, हमें वो पता है कि हमारे अंदर काबिलियत है, हम हैं, तुम्हारी तरह नल्ले नहीं हैं। तो इसीलिए थोड़ा निराशा थी कि इसके ऊपर इतना जल्दी वीडियो कैसे बनाएं, क्या करें, मतलब नर्वसनेस जो होती है ना कि यार एक सभी को एक मानवीय रूप से देखा जाए तो बहुत बहुत गलत हुआ कि ये उनका क्या था, उन तो गए घूमने थे ना। मतलब मैं एक ही वर्ड बोलूँगा कि आप खुद सोचिए, अगर आप क्लास कर रहे हैं, अचानक से आपके पास आकर के घन ताड़ के कोई खड़ा हो जाएगा, क्या कर पाएंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे। वही तो बात हुई ना। खैर कई लोग घायल भी हुए, 26 लोगों की मृत्यु भी हुई। लश्कर-ए-तैयबा की छद्म इकाई, मतलब उसके अंदर काम करने वाली छुप करके काम करती है। तो मैं बोलता हूँ नल्ले छुपे हुए रहते हैं। आपने देखा होगा जो कुछ नहीं कर सकता वो हमेशा छुप करके रहता है। तो ये टीआरएफ जो है इसने किया है, जो कि उसकी एक और संस्था इसके अंदर ही, यूपा के नाम से भी जानते हैं इसको, अंतर्गत यूपा ने क्या कर रखा है, इसको प्रतिबंधित कर रखा है। एक आतंकी संगठन है जो प्रतिबंधित है, ने इसे हमले की जिम्मेदारी को लिया है, ये इस हमले को अंजाम दिया है, ये बोल रहे हैं, इन्होंने ऐसा कहा है। देखिए इनकी मुख्य मुख्य बातें क्या है। कश्मीर में आतंकियों जो नागरिकों को निशाना बनाने वाला हमला है। तो इस हमले में
कहाँ पर हुआ? बेसरण जो कि मिडोज में हुए इस निर्मम आतंकी हमले में लगभग 40 पर्यटकों को निशाना बनाया गया, जिसमें से प्रत्यक्षदर्शियों ने के अनुसार, मतलब जो वहाँ देखने वाले हैं, वहाँ बहुत सारे लोगों ने देखा उनको, तो इनको बनाया गया और आतंकियों ने ऑटोमेटिक हथियार और छोटे हथियारों का उपयोग किया, क्योंकि बड़े लाते हैं तो इनकी औकात नहीं, कहते हैं हम नल्ले हैं, बड़ी चीज़ों को उठा ही नहीं सकते, समझ रहे हैं ना आप? कुछ बड़ा तो होगा नहीं, तो कुछ ऐसा ही करेंगे जो जिनके पास हथियार नहीं होगा, बेचारा घूमने आया, एक छोटा सा चाकू भी नहीं लेके गया होगा वो, समझ रहे हो तुम उसको जाकर के ये करो, क्योंकि तो घूमने गया निडर होके, कुछ भी घर से तक सामान लेके जा रहा हो और तुम उसको जाके करो। अगर तुम जाकर के कहीं किसान के खेत में भी जाके मिलते ना किसान से, तुम्हें वो भी धुलाई कर देता, तुम्हारी उतनी भी औकात नहीं है, मैं इतना खुल के कह सकता हूँ। एक बेरोजगार के पास चले जाइए, तिहाड़ी मजदूरी जो करने वाला है, तुम उसके पास चले जाओ, वो भी तुम्हें काट के रख सकता है, उतना ताकतवर है, मैं खुल के बोल रहा हूँ आपको, यह है इंडियन, समझ रहे हैं आप? खैर, ऑटोमेटिक हथियार, छोटे छोटे हथियारों को लेके गए और कथित तौर पर उन पीड़ितों की धार्मिक पहचान भी की गई, और इस तरीके से पहचान कि अलग अलग तरीके से मतलब कहना ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनको धार्मिक आधार पर पूछताछ करके पुष्टि करके उनको बेहद नज़दीकी से उनको गोली मारी गई और गोली मार के उनकी डेथ हुई, इस तरीके से मारा गया। तो ये कहीं ना कहीं अमानवीय घटना है, इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है। ये अनुच्छेद 370 हटने के बाद भारत, ये जो जम्मू कश्मीर में होने वाला ये बड़ा हमला है, जिसमें सीधे तौर पर नागरिकों को निशाना बनाया गया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न, मेरा एक और जो प्रश्न उठ रहा है वो ये है कि भारत सरकार के ऊपर मेरा प्रश्न उठता है भाई, तो क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ, आप भी भारत के नागरिक हैं, हम पहले विदेशियों पर आरोप लगाने से पहले हमारे अंदर की कमजोरियों को तलाशते हैं। यह हमारी भारतीय लोकतंत्र की एक विशेषताओं में से एक है, हम भारत के नागरिक हैं, ये दिखाता है। तो हम भारत सरकार से भी प्रश्न पूछते हैं, क्या कर रही थी आपकी रो, क्या कर रहे थे आपकी जितनी भी सतर्कता संबंधी एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंस हैं, ये सब क्या कर रहे थे? किस बात की इनको सैलरी दी जा रही है? इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए प्लान होकर के तैयार होके इसको अंजाम दे दिया गया और भारत सरकार को भनक तक नहीं। अगर ये पता हो, ये क्या मतलब, इनको सैलरी आप किस बात का दे रहे हो? फिर सोने के लिए, अपने घर का ऐशाराम करने के लिए, इसी घटना को अंजाम दिलवाने के लिए, घटना होने के बाद काम करने के लिए, तो फिर इनकी जरूरत ही क्या है? खत्म कीजिए ना सभी को। मैं भारत सरकार से भी प्रश्न कर रहा हूं, खुल के प्रश्न है भारत सरकार से। मैं इस बात से नाराज हूं क्योंकि यहां पर उन नागरिकों की निर्मम तरीके से घटना अंजाम दी गई जो कि नहीं होना चाहिए। और यह बड़ी चूक हमारी जो भी आईबी वगैरह या जो भी हमारी विदेशी इंफॉर्मेशन संस्थाएं, जो भी जानकार हैं, उनकी बड़ी चूक है, उन्होंने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगर वो सतर्क होते, वो नींद से जगे होते, तो कहीं ना कहीं हम इसको अंजाम देने से रोक सकते थे, बल्कि उनको आने का इंतजार कर रहे होते, हम खुद तैयार होते, वहां सामान्य नागरिक की भेष में सैनिक पहुंचा होता, उनको वहीं नस्ते नाबूद करते हुआ था। आज हम इस घटना के बारे में भारतीय आम नागरिकों की डेथ की बजाय उतने आतंकी को ढेर किया हुआ दिखाई पड़ता, ये पढ़ रहे होते, तब और कितना गर्व महसूस होता। तब हम और गर्व से कहते कि हमारा इंटेलिजेंस, हमारा रो, हमारी जितनी भी जो सिक्योरिटी संबंधी संगठन है, जो बाहरी इनके इंफॉर्मेशन रखता है, जानकारी इकट्ठा करता है, सब सतर्क हैं, इनमें और वृद्धि की जाए, हम और गर्व से कहते। लेकिन यहाँ निराशा हाथ लगती है, क्योंकि यहाँ रियली बताऊं, क्योंकि ये भारत सरकार में कहीं ना कहीं ये भारत सरकार का लॉस है, क्योंकि भारत सरकार ने यहाँ अनदेखा रही, और भारत सरकार में भी जो इंटेलिजेंस वगैरह, जो हमारे रो वगैरह, ये संस्थाएं, NIA, इन सभी की कहीं ना कहीं चूक है। इनमें जो अधिकारी है, उन अधिकारियों ने अपनी जो जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य का वहन नहीं करता दिखा। खुल के बात बोले तो एक तरफा उनकी ही गलती है। ये जो नागरिक जो डेथ हुई, जिन्होंने इस घटना में अपना परिवार को लॉस हुआ, सब कुछ हुआ, इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती हमारे इनमें जो हमारी सिक्योरिटी संस्थाएं उनकी भी है, उन सभी की। पूरा देखिए, मतलब एक तरफा अगर ये कहें कि सिर्फ उन लोगों ने ही अंजाम देना चाहा, भैया वो तो करना चाहते थे ना, वो तो हैं, वो तो करेंगे और हर बार अंजाम देंगे, और अब तो और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये
प्रमाणित हो रहा उनके लिए कि आपका आईबी, आपका रो, आपका एनआईए कुछ नहीं है, आपकी ये सारी संस्थाएं सोती रहती है हम आपके देश के अंदर आकर के घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो मैं तो यहाँ खुल के बोलूँगा भाई, भले भारत सरकार मुझे कुछ भी कहें तो उसमें कोई दो राय नहीं, मैं भारत के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारी ये तो बात बनती है कि भारत में अगर हमारी जो संस्थाएं जिनको हम इसलिए रख रहे हैं कि भारतीय नागरिकों के पूरा जो भारत की सीमा के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको जिम्मेदारी क्यों नहीं ठहराई गई, उनको दोषी क्यों नहीं माना जा रहा है? गलती उनकी भी है, उनके ऊपर क्यों कार्यवाही नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अधिकारी अगर सोए नहीं होते, ये सतर्क रह के कार्य करते होते तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती और हम तैयार होते, हमारी भारतीय सेनाएं तैयार होती, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उनके पास अगर एक बार चली गई होती तो एक या दो कहीं ना कहीं वहाँ फेरा देता हुआ, हमारा गश्त लगाता हुआ सैनिक दिखाई देता। और अगर वहाँ एक भी सैनिक उपलब्ध होता तो इन नल्लों की औकात नहीं थी कि इन नागरिकों को छू भी सके, एक तो छोटी सी गाली भी नहीं बोल सकता था, इतना सा औकात इन लोगों की। लेकिन क्या करें, यहाँ हमारी बड़ी सुरक्षा चूक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ी चूक है और इसको अंजाम देना चाहिए अब बड़े ही रूप में। और आईबी और इन संस्थाओं को इससे सीख लेना चाहिए जितनी भी है कि हमें सोने से नहीं, हमें सैलरी जो दे रहे हैं, जो भारत सरकार सैलरी देती है, वह सैलरी कहाँ से आ रही है? आपकी, हमारी, हम सब क्या कर रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं और टैक्स में से आपके पास पैसा आ रहा है, वो सैलरी आपको दी जा रही है। किस लिए दी जा रही है? हम टैक्स क्यों दे रहे हैं? कि आप हमारी सुरक्षा कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है, इसीलिए तो आपको टैक्स दे रहे हैं। नहीं तो आपको पैसे किस बात के देंगे? क्या फ्री में आए क्या पैसे? दिन रात काम करेंगे, पैसा कमाएगा तब जाके पैसा आता है, तो आपको सैलरी इसी बात की मिलती है। कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेदारियों से निर्वहन नहीं कर पाए और ऐसी बड़ी घटना को आप अंजाम दिलाने में सफल रहे हैं। अभी आप उनके जो नापाक इरादे थे उनको सफल कराने में कहीं ना कहीं आप भी उतने ही दोषी है जितने वह हैं, क्योंकि आप तैयार नहीं थे, आपने इंफॉर्मेशन नहीं ली। जिम्मेदारी का दावा और वैचारिक कारण। टीआरएफ ने एक बयान में इस हमले की जिम्मेदारी ली और उसने कहा कि गैर स्थानीय लोगों को जारी किए गए 85,000 अधिवास प्रमाण पत्रों का विरोध किया। उनका कहना है कि जो भारत के जम्मू कश्मीर में अन्य भारतीय जो वहाँ आकर के जम्मू कश्मीर बस रहे हैं, वहाँ रहना चाह रहे हैं, उनको लेकर के विरोध किया है। अच्छा भाई, हमारी जगह, हमारा क्षेत्र, हम भारतीयों की जगह हम कहीं भी रहें, तुम्हें किस बात की भड़क है? अगर ज़्यादा ही ये हो रही है तुम्हें तो तुम कहो तो ठीक है, जम्मू कश्मीर नहीं, तुम्हारे लाहौर में आकर रहने लग जाए भारतीय। चलो बोलो, है तैयार? हम वहाँ भी आके तुम्हारी धुलाई करने को तैयार है, तुम्हारे घर के अंदर आके तुम्हारी पिटाई कर सकते हैं, इतने काबिलियत हैं। अगर हो तो कीजिए, कि हो आप ओपनली बयान कीजिए, हम लोग आने को तैयार है। हर भारतीय वहाँ करके तुम्हारे लाहौर को नस्ते नाबूद कर देगा। सेना तो बॉर्डर पे रहने दीजिए, आप सेना को कानूनी रूल फॉलो करने दीजिए, जनता वहां आकर के तुम्हारी धुलाई कर सकती है। अरे जनता भी छोड़िए, सैनिक भी छोड़िए, जो हमारे कट्टर भारतीय है, जिन्होंने किसी कारणवश कोई अपराध किया और जेल में बैठा कैदी है, वह भी अगर बाहर आ जाए ना, वह भी तुम्हें धुलाई करता हुआ लेता हुआ आएगा कि तूने भारत माँ की तरफ हाथ उठाया तो कैसे उठाया। याद रख, वो भी इतना प्यार करता है। तुम्हारे अपने नागरिक नहीं करते तुम्हारे से, वह तुम्हारी ट्रेन, तुम्हारे अपने धुलाई कर रहे, तुम्हारे अंदर की पोल वो खुद खोल रहे हैं, और यहाँ भारतीय हैं। ये गलती कर दी बेटा, बहुत बड़ी गलती की। इसे इन्होंने क्षेत्र की जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने की साजिश बताया। अरे भैया, ये साजिश क्या है? अगर भारतीय भारत के अलग अलग कोनों में रहकर के वहां का कल्चर जान रहा है, वहां पर विकसित कर रहे कल्चर, तो इसमें तुम्हारी क्यों जल रही है? तुम्हारे क्यों मिर्ची लग रही है? क्या तुम्हारे लाल मिर्ची, हरी मिर्ची डाल दी गई क्या इन्होंने आकर के? कौन सी मिर्ची खिला दी गई तुम्हारे अंदर जो आग लग गई तुम्हारी? नहीं तो कहे तो हम हरी हरी मिर्ची और लाल वाली जो है ना, सूखी और बड़े बड़े दाने वाली जो थोड़ी और तीखी होती है, वो ला के खिला दें, और अगर कम मिर्ची लग रही हो तो। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस दावे की सत्यता की अभी पुष्टि नहीं की गई है। उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन पुष्टि होने के बाद, अगर पुष्टि वही चल रहा है, अगर पुष्टि हो जाती है तो खत्म, तुम्हारी मिर्ची भी तुम्हें नहीं मिलने वाली इस बार। तुम्हें बड़े ही प्यार से अच्छे अच्छे वाले मिलेगी मिर्चियाँ। और मैं तो कहूँगा, अगर कोई सुन पाए, पहुँच जाए बात, तो अगर आपसे
इनका जो कोई आतंकी संगठन ग्रुप से कोई पकड़ा जाता है अंजाम देने वाला, उसको है ना इस तरीके से मारिए कि उसके पूरे शरीर पर मिर्ची, पहले तो छेद कीजिए छोटे छोटे, उसमें मिर्ची पीस दिए, पूरे मिर्ची में लिटा दीजिए उसको। इस तरीके से निर्मम तरीके से उसकी मतलब मौत होना चाहिए। अमानवीय उसने किया ना तो उसको भी भूल जाना चाहिए कि मानव है। ये कुत्ता जानवर बिल्कुल सुअर का पिल्ला उससे भी गिरा हुआ है, जानवर से भी गिरा हुआ इंसान है, ठीक है ना, उतना गिरा हुआ इंसान मान करके उसको सजा देना चाहिए। इतनी खतरनाक सजा के पूरे विश्व में जिस तरीके से 1971 में हमने पाकिस्तान को घुटनों के बल लाया था, वैसे ही आतंकियों को सजा देनी चाहिए एक आधे। अगर एक दो को भी मिल गए ना इतने खतरनाक, खत्म। विश्व से आतंकवाद ऐसे ही खत्म होता चला जाएगा। ज्वाइन करने से पहले सोचेगा भैया जी हमारी ऊपर की स्किन छीली गई, फिर मिर्ची डाली गई, इस तरीके से हमारी डेथ, चिल्ला चिल्ला के मरे, ना तो उसको पानी ना कुछ मत दो, एक सप्ताह के अंदर उसको इतना तड़पाओ खुद ब खुद मर जाए अमानवीय तरीके से। इतने खतरनाक मौत मरनी चाहिए। और अगर हो तो आप चींटियां, मकोड़े, ऐसे कीड़े मकोड़े भी छोड़ दो उसके ऊपर, ताकि वो भी नोच नोच के खाएं, उनको भी पता चले कि हाँ हमें भी खाने को मिल रहा है, खाया जाए, क्योंकि इसने लोगों का खून खाया है, हम इसको खाएंगे। छोड़ो, हमारे यहाँ पर कुत्ते भी बहुत सारे होते हैं, उनको बोल दिए वो खा लेंगे। कुछ ऐसी सजा देना चाहिए। खैर हालांकि नहीं, ये इतनी अमानवीय सजा है, ये देना मानवाधिकार बीच में आ जाएगा। लेकिन मानवाधिकार भी कहाँ है, अभी भी तो हुई घटना है, तो होना चाहिए। मैं तो कहूँगा इतनी खतरनाक घटना देना चाहिए कि पूरे विश्व में एक बार एक उदाहरण बन जाए आतंकवादी को सजा कैसी मिलती है। एक को आज सजा मिलेगी बहुत, अगर आप जनता को सुरक्षित रखना चाहते हो। और यही तो जनता चल के कुछ ऐसे लोगों हैं जो आतंकवादी का रूप धारण करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको वहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही, विश्व में प्रसिद्धि मिल रही है, प्रसिद्धि मिल रही डायरेक्ट उसको, आप उसको हाईलाइट कर रहे हो, आप उसको छोड़ रहे हो। ऐसा क्यों? उसको छोड़िए मत। पहुंच से दूर क्षेत्र का दुरुपयोग। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने बेसरण है, बेसरण वाला क्षेत्र हमारा, वहां पर गाड़ियों से अछूत है, यानी कि कहना मतलब है कि वहां मोटर वगैरह नहीं ले जा सकते, वहां पैदल जाना पड़ेगा या घोड़े या जो वहां पर घोड़े वगैरह जो सुविधा वहां पर है उनके माध्यम से वहां पहुंचा जाता है। ठीक है, यानी कहने का सीधा सीधा मतलब ये था कि यहाँ पर आपके पास आपकी मोटर व्हीकल वगैरह नहीं जा सकती, और दूरी होने के कारण अब जब आप वहाँ पैदल जाओगे सेना को पहुँचने में समय लगेगा, और जब तक वहाँ बचाव दल पहुँचेगा तब तक हम घटना को अंजाम दे करके जंगल में फरार हो जाएंगे। यानी कि प्लान पूरी तरीके से तैयार करके गए थे। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ भी हो, भले 1 2 3 कितने भी लोग हो, स्थानीय लोगों का भी योगदान इसमें रहा है। यद्यपि यह इलाका दूरस्थ है, फिर भी अमरनाथ यात्रा मार्ग के निकट होने के कारण इसे उच्च सुरक्षा क्षेत्र माना जाता है, और वहाँ पर इतने बड़े अंजाम देना हमारे भारत की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जैसा कि अभी मैंने भी कहा, प्रश्न मैं भी कर रहा हूँ, हर मीडिया कर रही है, हर जनता कर रही है। अब वो गोदी मीडिया है, उनकी बात हम नहीं करेंगे, गोदी मीडिया गोदी रहे, लेकिन एक बात है, हम निष्पक्ष बात करें तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है कि हमारी सुरक्षा को एक झटका लगा है। पहलगाम हमले ने के प्रभाव और परिणाम, सुरक्षा को एक झटका। यह घटना 370 हटने के बाद शांति और स्थिरता के दावे को कमजोर करती हैं और मौजूदा आतंकवाद रोधी ढांचे में गंभीर खामियों को उजागर करती हैं। हमारे जो जितने भी सुरक्षा संगठन है, जितने भी, चाहे सैन्य है, चाहे इंटरनल वगैरह, जो भी आईबी वगैरह, आरओ, ये सारे सभी सीमाएंगे, इन सभी की कहीं ना कहीं कर्तव्य में कहें या कुछ भी कहें, चूक है, बहुत बड़ी चूक है। और इस चूक की वजह से अब यह मान के चलिए आप, जो हमें 4 से 5 साल में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने में समय लगा था ना, उसको इसने फिर से पीछे 10-15 साल पीछे झोंक दिया है। ये नुकसान जम्मू कश्मीर की जो आम जनता है, जो वहाँ के रहने वाले नागरिक हैं, उनका नुकसान है, उनको झेलना पड़ेगा इसका प्रभाव। पर्यटन पर आर्थिक प्रभाव। पहलगांव एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो गर्मी के मौसम में भारी पर्यटन संख्या को आकर्षित करता है। यह हमला संभावित रूप से पर्यटन में भारी गिरावट ला सकता है, वो ला नहीं सकता, लाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन निर्भर व्यवसाय पर जो विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब बताइए, वहाँ पर पर्यटन पर कौन जाएगा? क्या किसान जाएगा? नहीं जाएगा।
कौन जाएगा? जिसके पास पैसे हैं तो घूमने जाएगा। अब घूमने जाएगा तो इन्वेस्टमेंट भी करेगा, अच्छा खासा खर्च भी करेगा, तो इसके वजह से वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनकी अर्थव्यवस्था है अच्छे से चलेगी, प्रॉपरली उनका घर अच्छा चलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि नल्ले लोगों को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, खुद से कुछ होता नहीं और दूसरा कर रहा तो उसको करने देगा नहीं। राजनयिक प्रभाव, यह हमला ऐसे समय हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भारत की यात्रा पर थे, जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा की छवि पर सवाल उठे। इससे पाकिस्तान जैसे विरोधी देशों के नकारात्मक प्रचार को बल मिल सकता है और इससे क्या होगा, जो जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये करेंगे अब हमारा अर्थव्यवस्था कैसे चलेंगे, उनके अंदर भी हतोत्साहित उत्पन्न होगा। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खतरा, धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को निशाना बनाए जाने की खबरें इस बात की ओर संकेत करती है कि यह निशाना, यह हमला केवल और केवल स्थानीय स्तर पर सांप्रदायिक तनाव को भड़काने की मंशा से किया गया था। ऐसे हमले समाज में डर और विभाजन के जरिए अस्थिरता फैलाने के आतंकी उद्देश्य से मेल खाते हैं। याद रखिएगा, जब भी इस तरह धार्मिक आधार पर कोई घटना होगी तो उसका सीधा असर स्थानीय लोग के जो समाज है उनके ऊपर पड़ना है। निर्दोष व्यक्तियों को इसकी सजा झेलना पड़ेगी। और ये आप देख ही रहे होंगे, अभी भारत की तरफ से भी एक्शन लिया जा रहा है, उधर से भी, तो कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है कि उससे बहुत सारे ऐसे निर्दोष लोग हैं जिसका शिकार हुए हैं और हो भी रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, जम्मू कश्मीर में जो है लंबे समय से आतंकवाद का शिकार रहा है। पुलवामा हमले से लेकर के अब पहलगाम हमले तक लगातार निर्दोष लोगों की निशाना बनाया जाना रहा। इसके पीछे कई कारण हैं। राज्य प्रायोजित आतंकवाद, पाकिस्तान पर आतंकी संगठनों को आश्रय देने, प्रशिक्षण देने और लॉजिस्टिक समर्थन देने का आरोप है, जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। अरे आरोप ही नहीं है, वही है नल्ला, खुल के उसने एक्सेप्ट किया है। मैं तो आरोप को क्या कहें, और कर भी क्या सकता है, उसके पास है क्या, खाने को है नहीं, भीख मंगा है, पूरे विश्व में भीख मांगता फिर रहा, कटोरा इधर उधर। सीमाएं, समस्याएं क्या क्या है हमारे लिए, जो एलओसी है वह भी हमारे लिए एक दुर्गम इलाके में होने के कारण यहाँ पर आतंकियों की घुसपैठ होती है और हथियारों की तस्करी को रोकने में मुश्किल पैदा होती है। इस कारण से भी यहाँ पर आतंकवादी पनप पाते हैं। धार्मिक तनाव, जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल है, वहाँ पर हिंदू और अन्य जनजातीय समुदायों की सांप्रदायिक संरचना का दुरुपयोग कर आतंकी संगठन तनाव फैलाते हैं और समुदायों के बीच अविश्वास और हिंसा को भड़काते हैं। और इस कारण ये आतंकी क्या कर पाते हैं, अपना जो मंसूबे है उनको पूरा करने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे है। अब ये हुआ आतंकी गठन के बारे में हमने पूरा पढ़ा। इसके बाद में हमारा दूसरा मुद्दा है, क्या है, सिंधु जल समझौता। क्योंकि जैसे ये घटना होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठक बुलाते हैं, बैठक का आयोजन करते हैं और तुरंत कहते हैं कि सिंधु जल संधि अब आगे नहीं चलेगी, इसको स्थगित की जाती है। सिंधु जल संधि से क्या होगा, क्या भारत पूरा पानी रोक पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा पानी तत्काल रोकना अभी पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं नहीं है कि हम एक दिन में पूरे पानी को रोक पाएं। पानी अभी जाएगा, सब होगा। इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, आज नहीं, आने वाले 2-3 साल में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। पहला, इसका इकोनॉमी ठप होगी। यहां पर भारत सरकार के लिए ये बात हो गई कि जो 6 नदियां हैं सिंधु जल संधि में, मतलब 6 नदियां थी इसके पूरी जो प्रवाह तंत्र है सिंधु का, उसकी, जिसमें 3 बड़ी नदियां पाकिस्तान को दिया गया था 80% पानी, और जो 3 है छोटी छोटी तो क्या कहे, वो भी अच्छी खासी है, लेकिन तुलना करें तो वो छोटी दिखेगी, तो उनका पानी भारत के पास था। अब भारत 6 ही नदियों का पानी रोक सकता है, भारत उनका उपयोग कर सकता है, किसी संधि में रहेगा नहीं, उल्लंघन कर सकता है। और भारत की भी अपनी आवश्यकता है, करें, उस समय हमारी आवश्यकता नहीं थी, दे दिया, ठीक है। लेकिन आज भारत को आवश्यकता है कि वह यह सारा पानी रोके, इस पानी को भारत के अन्य क्षेत्रों में प्रवाहित किया जाए। कहां पर? थार का मरुस्थल, जहां पर रेगिस्तान दिखाई देती है, जहां तक देखो वहां तक केवल रेत रेत, हरियाली कहीं नहीं दिखा दे, वहां पर हरियाली लाने का यह शुभ अवसर है। कर दिया जाए आगाज, और जो नहरें खुदाई चालू अभी से कर देनी चाहिए। और ये खुदाई ला करके हम कहां पर, हमारे भारत के जो राजस्थान में थार का मरुस्थल है उसको हरा भरा किया जा सकता है। उसके बाद
नदी जोड़ो परियोजना से एक से अधिक नदियों को जोड़िए और दक्षिण भारत में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी का अभाव मिलता है, वहां पर पानी पहुंचाइए, क्योंकि ये 12 मासी नदियां हैं। 12 मासी नदियां होने के कारण हर नदी में पानी होगा, पूरे भारत में पानी का अभाव नहीं होगा। प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाए एक इस तरीके से कि सारी नदियों को जोड़ करके जितनी भी 6 नदियां हैं, इन 6 नदियों का पानी एक नहर के माध्यम से थार का मरुस्थल होते हुए दक्षिण भारत तक पहुंचाया जा सकता है। काफ़ी खर्चा है, काफ़ी लंबा खर्चा होगा, लेकिन क्या ऐसे पहुंचाना और आसान हो जाएगा? जैसे मैं बताऊं, थोड़ा प्लान है, हालांकि एग्जीक्यूट करना बहुत कठिन है, मैं मानता हूं इस बात को। ये 6 नदियां ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है। सपोज कर लीजिए, ज़्यादा बना दी मैंने, मैं आपको थोड़ा सा 6 नदियों की थोड़ी श्रृंखला बताता हूँ। एक, दो, तीन, चार, 5, ठीक है। ये 6 नदियां इस तरीके से आ रही है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं इन 6 नदियों में, कैसे कैसे मतलब आपस में जोड़ कर ला सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से खुदाई, नहर की खुदाई करना चाहिए। अभी रोकना नहीं चाहिए, पहले नहर की खुदाई करना चाहिए। नहर जैसी बनानी चाहिए, यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं दिखाने के लिए कलर चेंज करता हूँ। नहर जैसी खुदाई करना चाहिए यहाँ से, और ये पानी यहाँ पर छोड़ना चाहिए, ठीक है, इस वाली नदी में। और यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, डैम यहाँ पर खड़ा करना चाहिए, यहाँ पर, ताकि यहाँ से पानी इधर घूमता हुआ चला जाए। फिर हमें यहाँ पर एक और ये करना चाहिए, और यहीं से सीधा खोदा इधर कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सीधा ही करना पड़ेगा, हमें ऑप्शन नहीं है। हालांकि ने जो यहाँ पर खुदाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ियों में खान निकाल के लाना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हिमालय वाला क्षेत्र है। फिर सुरंग वगैरह बना करके निकाल सकते हैं। फिर ऐसे ही एक डैम और यहाँ पर बना लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी सीमा यहाँ है, तो यहाँ पर बना लिया जाए, और यहाँ से आपको पानी इधर निकालना चाहिए, इधर। देन इसके बाद ये जो पानी है, ये यहाँ तक अगर ये मान लीजिए पाकिस्तान सीमा है, तो यहाँ से अपना क्या होता है, भारत के अंदर उतारिए, तो इसका पानी आप यहाँ से तीर से यहाँ जोड़ दिए। उसके बाद आपको यहाँ तो रोकने की जरूरत है ही नहीं, ब्यास नदी को तो रोकने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप ले सतलुज का पानी रोक करके इधर, यहाँ आपकी जो भी नदियाँ छोटी मोटी है उसमें जोड़ दीजिए। फिर आप यहाँ से आगे जाके आपका जो थार का मरुस्थल है उसमें छोड़ दीजिए। यहाँ से आप थोड़ा सा इसमें कट लगाइए, और इधर जो मध्य प्रदेश में आकर के यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित हैं, उनमें छोड़ दीजिए, उनमें डैम बनाइए, और उनमें से आप तोड़ करके पानी ले जा सकते हैं नीचे। हालांकि ने विंध्याचल और सतपुड़ा बहुत बड़ी ये बनेगी हमारे लिए कि ये इस पानी को दक्षिण भारत में पहुंचाना मुश्किल करेगा, क्योंकि एक खड़ी श्रृंखला है पूरा सतपुड़ा। लेकिन अगर सतपुड़ा में सुरंग बनाकर छोड़ते हैं, तो जस्ट सतपुड़ा के नीचे की तरफ हमारा अन्य नदियां मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। उन नदियों को जोड़ करके हम पानी दक्षिण भारत तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन बजट खर्चा काफ़ी लंबा होगा, काफ़ी बड़ा खर्चा होगा, ये एक दिन में नहीं होगा। ये आज से प्रारंभ करेंगे तो अगले लगभग 10 से 15 साल तो इसको लग ही जाएंगे पूरा करने में, क्योंकि खर्चा बड़ा है। कोई बात नहीं, एक दो घोटाले ना किया जाए, व्यवस्थित रूप से अगर कार्य को अंजाम दिया जाए तो बड़ा खर्चा नहीं होगा। खैर चलते हैं, इसको समझते हैं क्या है। हाल ही में कश्मीर में हुए पहलगाम हमले में एक घातक आतंकवादी हमले के बाद जिसमें 26 नागरिकों की मृत्यु हो गई, भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है, क्योंकि अब हम नहीं चाहेंगे कि भैया ऐसा कुछ हो। ये हमारे गृह मंत्री जी साहब कह रहे हैं सिंधु जल संधि के बारे में। सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। इसमें विश्व बैंक के मध्यस्थ भूमिका निभाई थी इसने, और इस संधि का उद्देश्य था कि सिंधु नदी का जो प्रणाली है उसके जल का उपयोग को लेकर के दोनों देशों के बीच सहयोग और सूचना साझा करना था, जिसमें 6 नदियां शामिल है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये रही 6 नदियां, मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी समझाई वही वाली। देखिए इनका एक एक करके हम देखते हैं कैसा है। 3 पश्चिमी नदियां, पश्चिम में जो 3 नदियां बहती हैं, उन 3 नदियों को, जिनमें सिंधु, झेलम और व्यास, इनको झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों को पाकिस्तान में अप्रबंधित उपयोग हेतु आवंटित किया गया। यानी कि इसमें अगर आपके स्थानीय स्तर पर उपयोग का पानी रोक सकते हैं बस, बाकी सारा पानी इनको देना पड़ेगा, यह इसमें शर्त हुई। जैसा ही मैंने अभी आपको डायग्राम बना के बताया था कि यहाँ से हम अगर ब्रेक करते हैं, यहाँ से तो यहाँ से इसके ब्रेक करके यहाँ पानी यहाँ जोड़ सकते हैं।
फिर ब्रेक कीजिए आप यहाँ पर और यहीं से पानी आप जोड़िए यहाँ पर, यहीं तुरंत एक पाल और यहाँ खड़ा करना पड़ेगा और यहाँ से आप जोड़ दिए यहाँ पर, इनको तुरंत एक साथ जोड़ना पड़ेगा, एक साथ ही। इसके बाद यहाँ ब्रेक कीजिए यहाँ पर और बिल्कुल पॉइंट पे कीजिए, ज़्यादा हरकत करे तो पानी एक साथ छोड़िए, पूरा बहती हुई चली जाए सबके सब, ऐसा बनाइए सभी जगह। और यहाँ से फिर आप क्या करें, पानी का बहाव इधर लाइए, बिल्कुल इसके कनोर पर रखिए पानी को, ऐसा भी नहीं कि भैया ज़्यादा दूर रखना, नहीं, यहीं पर रखना, बिल्कुल कोर पे, ताकि वहाँ पर देख करके उनको महसूस हो कि भैया जी हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और इनकी किनार पर ही हम पानी को रखें। ठीक है, खैर इसको एग्जीक्यूट करना बहुत कठिन है, ये तो आप समझ सकते हैं। प्लान अपना है, एग्जीक्यूट करने के लिए अपने को जाना पड़ेगा वहाँ पर, है ना। उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा ना, आपको जाना पड़ेगा, आप सभी को बोल रहा हूँ ना मैं, आप पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेंगे, जाएंगे और जाकर के सब प्लान सरकार के पक्ष में रखेंगे, सरकार को कहेंगे हम एग्जीक्यूट करके रहेंगे सर। अगर आपकी एक टीम बनती है, आप एग्जीक्यूट करते हो, तो वाकई में एक ये भारत के लिए बहुत बड़ा काम होगा। भारत को 3 पूर्वी नदियां मिली, जिसमें रावी, व्यास, सतलुज, जो कि पूर्ण उपयोग के लिए दी गई हैं। ये भारत इनका पूर्ण उपयोग कर सकता है। 80-20 का रेशो था, याद रखिएगा। भारत को पश्चिमी नदियों का सीमित गैर खपत उपयोग करने की अनुमति दी गई, जैसे कि घरेलू, कृषि और जल विद्युत परियोजन, वह भी सख्त जो शर्तों के अधीन रखा गया। इस व्यवस्था के तहत लगभग 80% जल प्रवाह पाकिस्तान में जाएगा और 20% भारत ही यूज करेगा, केवल 20 ही यूज करेगा भारत, इतनी ही बात हुई। देख रहे हैं प्रवाह किस आधार पर बह करके जा रहा पानी, वहां कुछ नहीं रोक सकते। इस संधि के कार्यान्वयन के लिए दोनों देशों ने स्थायी सिंधु आयोग PIC की व्यवस्था की स्थापना की। इसको स्थापित करने पर एक सहमति व्यक्त की, जो हर वर्ष बैठक करता है और तकनीकी मुद्दों और डेटा आदान प्रदान की प्रक्रिया संभालता है। लेकिन अब यह करने की जरूरत नहीं है। यह संधि कराची में हस्ताक्षरित की गई थी और यह 1965, 1971 और 1999 के युद्धों के बावजूद भी कायम रही। हालांकि हालिया आतंकी हमले की गंभीरता के आधार पर भारत सरकार ने इसे स्थगित कर दिया है। अब भारत सरकार की तरफ से इसको खत्म किया जा रहा है। सिंधु जल संधि 1960 अवलोकन। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता बीच की भूमिका निभाई और संधि 6 नदियों के जल उपयोग को अधिकारों को लेकर के परिभाषित करती है कि कौन किस तरीके से विभाजित करके इसका उपयोग करेगा। पूर्वी अभी हमने देख ली, पश्चिमी अभी हमने देखी। तो अब पूर्वी नदियां तो भारत के पास है, ठीक है, अन्य उपयोग वगैरह सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो पश्चिमी वाली है सिंधु, झेलम, चेनाब, इनका पाकिस्तान को भारत पश्चिमी नदियों के सीमित गैर खपत उपयोग की अनुमति देती हैं, जैसे घरेलू उपयोग, नौ परिवहन, बाढ़ नियंत्रण, कृषि और जल विद्युत उत्पादन बिना प्रवाह बदले, यानी कि डायरेक्शन ये रहेगी, इसी डायरेक्शन के साथ आप विद्युत का उत्पादन कर सकते हो, मतलब पानी हमें दोगे। सिंधु जल संधि विवाद का निवारण। अगर कोई विवाद होता है तो इस विवाद को समझाने के लिए, इसका समाधान करने के लिए एक जो संप्रेषण माध्यम बनाए होते हैं, जिसमें 3 तरीके से इसका समाधान को निपटाया जाता है। 3 स्तर है इसके विवादों को समाधान के रूप में लाने के लिए। जो पहला है स्थायी सिंधु आयोग, तकनीकी और व्याख्यात्मक मुद्दों के लिए है, और तटस्थ विशेषज्ञ यानी कि PIC द्वारा न सुलझाए गए तकनीकी विवादों के समाधान हेतु। और यहाँ पर जब का विश्व बैंक आकर के बीच में जो भी जो तटस्थ विशेषज्ञ है, इनका जो नियुक्ति करेगा, ये कौन करेंगे, हमारे जो विश्व बैंक है विश्व का, वो करेगा, क्योंकि मध्यस्थता उसी ने निभाई थी। मध्यस्थ न्यायालय, कानूनी विवादों का अंतिम समाधान। यह संधि दशकों से चले आ रहे भारत और पाकिस्तान के तनाव के बावजूद जल साझेदारी का एक प्रमुख आधार रही है। लेकिन कहते हैं ना, इतना पिलाने के बाद भी इसको रास नहीं आया। सिंधु जल संधि जल विद्युत परियोजनाएं। भारत ने सिंधु नदी पर कई रन ऑफ रिवर परियोजनाएं बनाई हैं, जिन पर पाकिस्तान ने आपत्ति भी जताई समय समय पर, यह कहते हुए कि इससे उनके कृषि क्षेत्र पर जल आपूर्ति का असर पड़ सकता है। प्रमुख परियोजनाएं हैं जिनमें 330 मेगावाट किशन गंगा परियोजना झेलम नदी पर 2018 में शुरू की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है
यूपीएससी पहले पूछ चुका है इसको, किशनगंगा को, और फिर से पूछ सकता है क्योंकि अब तो बड़ा मुद्दा बन गया है। 2019 में भी मुद्दा बना था और 2019 में ही प्रश्न पूछ लिया गया था, अभी भी फिर से पूछ लेगा, याद रखिएगा। 850 मेगावाट रातले परियोजना चेनाब नदी पर है। रातले परियोजना नदी पर निर्माणाधीन है, काम जारी है। इनके काम को बढ़ावा और बढ़ाना चाहिए ताकि इनका पानी भी डाइवर्ट कर सके हम, इस तरीके से करना चाहिए अब तो। हालांकि नहीं, इनका पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज प्रवाह होता है इन नदियों का पानी में, बहुत तेज। भारत द्वारा सिंधु जल संधि का स्थगन, भारत और पाकिस्तान के बीच इस संधि का एक लंबा इतिहास रहा है। यह पहली बार है जब भारत ने इसे स्थगित किया है। यह निर्णय पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में लिया गया है, जिसमें 26 लोग आम नागरिक जो कि पर्यटक थे वो मारे गए हैं। इस स्थगन का प्रभाव क्या होगा? निम्नलिखित रूप से प्रभावित होंगे। अब भारत जो है तय कर सकता है कि वह जल का उपयोग कैसे करेगा, कितना करेगा, किस तरीके से करेगा, मार्ग बदलेगा या नहीं बदलेगा। भारत पाकिस्तान के साथ जल प्रवाह डेटा साझा करना बंद कर देगा। कितना पानी वो रोक रहा है, कितना नहीं जाने दे रहा, कितना कहाँ उपयोग कर रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। भारत के पास अब जो डिजाइन या संचालन संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, वो जैसे चाहे वैसे उपयोग करे। भारत पश्चिमी नदियों जैसे सिंधु, झेलम, चेनाब पर भी जल भंडारण कर सकता है। भारत पाकिस्तानी अधिकारियों की निर्माणाधीन परियोजनाओं की निरीक्षण यात्राएं रोक सकता है। विशेष रूप से किशन जो गंगा है, हमारी किशन गंगा जो योजना चल रही वो, और रातले परियोजना, इन पर क्या कर सकता है वो निर्माणाधीन कार्य रोकेगा और पानी रोक सकता है और भी। और वहां के जो अधिकारी आकर के यहाँ चेकअप करता है तो चेकअप बंद कर दिया जाएगा। भारत किशन गंगा परियोजना पर जलाशय फ्लशिंग भी कर सकता है, मतलब जल को रोकने का प्रयास कर सकता है। वहां से छोटी मोटी नहरों के माध्यम से पानी निकाला जा सकता है, जिससे बांध की उम्र भी बढ़ेगी और बांध ऐसा बनाएंगे कि वो लंबे समय तक टिक सकें। ठीक है। सिंधु जल संधि की चुनौतियां। पाकिस्तान की आपत्ति है कि पाकिस्तान ने कई बार भारत की जल विद्युत परियोजनाओं, विशेषकर किशन गंगा और रातले को लेकर के आपत्ति जताई है, संधि के तकनीकी प्रावधानों के उल्लंघन का हवाला देते हुए। लेकिन हुआ ऐसा कि हर बार उसकी कोई आड़े हाथ मिली है। पर्यावरणीय चुनौतियां। जलवायु परिवर्तन के चलते हिमालयी ग्लेशियरों की तेजी से पिघलने से सिंधु नदी जो है प्रणाली के प्रवाह में बदलाव आ रहा है, जिससे दीर्घकालिक जल उपलब्धता की और संधि की प्रासंगिकता पर असर पड़ सकता है। लगातार पानी नहीं होगा, बर्फ पिघल जाए, पानी कहां से आएगा। भारत की बदलती मांगे। भारत की भी तो भैया मांग बदल गई है। जनसंख्या लगभग 150 करोड़ हो गई है, पानी तो चाहिए। कृषि की जरूरत है हमारी, जल विद्युत की आवश्यकता ज़्यादा है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, हमें तो चाहिए भैया पानी, हमें भी चाहिए। अब मांग को देखते हुए भारत अब अपने जल अधिकारों को पुनर्विचार करना चाहता है कि हम इतना बड़ा त्याग अब नहीं कर सकते, वह भी उस देश के लिए जो कभी सही से रहना जानता ही नहीं, उसके लिए इतना बड़ा त्याग क्यों किया जाए। भू राजनीतिक हथियार। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, जैसे बयानों ने इसे रणनीतिक दृष्टिकोण से और महत्वपूर्ण बना दिया। आतंकवाद से जुड़े 2016 के उरी हमले के बाद से भारत यह कहता रहा है कि अब संधि पर सहयोग पाकिस्तान की हरकतों के अनुसार तय होगा। अब हम सहयोग तभी करेंगे जब पाकिस्तान इस लायक बन जाएगा, इस लायक बन जाएगा। हालांकि पाकिस्तान रहेगा ही नहीं तो कहां से संधि की जरूरत होगी। पाकिस्तान रहेगा कब? अब निपटा देना चाहिए इसको, जरूरत है क्या। कहते हैं ना कि जो जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, तो जन्म लिया है तो उसकी मौत तो होना ही है। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप